A very logical morning to all of the judicial aspirants. So here today in this particular platform, me and मेरे साथ हैं अनिरुद्ध सर, और आज के सेशन में हम लोग आपके साथ थोड़ा डिस्कशन में रखेंगे DGS मेंस एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में, DGS मेंस के क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के बारे में। आज के इस शॉर्ट सेशन में हम आपसे थोड़ी इस विषय पर कुछ गहन चर्चा भी करेंगे कि किस प्रकार से हर पर्टिकुलर स्टेट जुडिशरी के एग्जाम के अंतर्गत, चाहे उनका प्रीलिम्स फेज रहा हो और चाहे उनका मेंस फेज रहा हो, कहीं ना कहीं कुछ ट्रेंड में या उनके पैटर्न में एक बेसिक चेंज दिखाई पड़ रहा है। मतलब हम एक स्पेसिफिक तौर पर ये नहीं कह सकते कि वास्तविक तौर पर किसी भी स्टेट जुडिशरी का जो एक स्पेसिफिक पैटर्न रहा करता था वो मेंटेन्ड है या वैसा ही रहने वाला है। मीनिंग देयर बाय कि इस टोटल डिस्कशन से आप कुछ बेसिक इंसाइट्स प्राप्त करेंगे कि कैसे आपको अपने अपकमिंग जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। फिर ये कोई भी स्टेट हो, चाहे वो डीजीएस का हो, चाहे वो एमपी का हो, चाहे वो राजस्थान का हो। मेरा ख्याल है कि मेरी इस बात से आनंद सर भी वास्तव में बिल्कुल सही बात। तो अल्टीमेटली आइए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर डीजीएस मेंस के एक क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा समझते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर इस बार 2024 में उन लोगों ने अटेम्प्ट किया है जो मेंस में अपीयर हुए हैं। लगभग मेरा ख्याल है 600-700 लोगों ने एग्जामिनेशन को अपीयर किया है। तो ओवरऑल सबसे पहले सर जनरल लीगल नॉलेज की बात करते हैं। जनरल लीगल नॉलेज जिसमें आपसे कुछ शॉर्ट नोट्स भी पूछे जा रहे हैं सेक्शन आपके क्वेश्चन नंबर 1 में। आप एक बार बताइए सर कि इसके अंतर्गत क्या क्या टॉपिक्स हैं। जो जनरल नॉलेज का होता है, लीगल पोर्शन और लैंग्वेज का पेपर होता है फर्स्ट पेपर, तो उसमें बेसिकली क्या टारगेट करते हैं कि उस ईयर में कि क्या क्या रेलेवेंट जो लीगल इनैक्टमेंट्स हुए हैं या फिर कोई पार्लियामेंट ने लॉ पास किया है या फिर स्पेसिफिकली अगर दिल्ली ने कुछ लॉ पास किया है या फिर वहाँ पे कोई केसेस है सुप्रीम कोर्ट में, उससे मेजरली वो ये डील करता है। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसमें जितने भी 10 टॉपिक है वो सारे मेजर लीगल जो एक्शंस हुए हैं, इंसिडेंट्स हुए हैं उस ईयर में वो होंगे। जैसे क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया कि इसके ऊपर क्या डिस्कशन हो रहा था, या फिर कोई दूसरे स्टेट ने इसके ऊपर सिविल कोड को लॉ अप्लाई किया तो उस पर भी हम लिख सकते थे। सेम सेक्स मैरिज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली जजमेंट दिया तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बन गया। तो ओवरऑल एक ये पॉइंट भी समझ में आ रहा है कि आप अपने लीगल एस्पेक्ट को या लीगल जीके को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। ये सिर्फ दिल्ली जुडिशरी की बात नहीं है, आप किसी भी स्टेट जुडिशरी में अपीयर करते हैं तो आज की स्थिति में लीगल पर्सपेक्टिव से जो कुछ भी करंट लीगल इवेंट है वो सारी पॉलिटिकल चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं और इन चीजों को हमें प्रिपेयर करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हर सब्जेक्ट्स में जो भी सब्जेक्ट अगर लॉ का भी पूछ रहा है तो उसका भी कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ तो वो लीगल नॉलेज में भी कवर कर सकता है, और जहाँ पे लीगल नॉलेज एज अ सिलेबस में टॉपिक नहीं दिया है वहाँ भी वो इनडायरेक्टली कवर कर सकते हैं इसको। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। ऐसे ही अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो आपको यहाँ पर लगभग 10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स के साथ साथ अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंटेंट भी शामिल है। बिल्कुल। और यहाँ पर अनुसर देखिए कि यहाँ पर 10 क्वेश्चंस हैं और 10 क्वेश्चन में देखा जाए तो आप यस या नो के साथ सिर्फ आंसर खत्म नहीं कर सकते, उनको कंप्लीट करने के लिए आपको एक रेलेवेंट पीरियड ऑफ टाइम चाहिए। ये भी, और ये एक चेंज ऑफ पैटर्न भी दिखा है इसमें। एग्जैक्टली। पिछली बार के डीजीएस के पेपर में ऐसा नहीं था, सिर्फ डायरेक्ट पूछा था कि ट्रू और फॉल्स, पर इस बार उन्होंने इसके साथ साथ ट्रू फॉल्स के उसको आप जस्टिफाई भी करो। करेक्ट। तो इसमें भी आपका समय थोड़ा सा लेगी, ये टाइम टेकिंग काइंड ऑफ थिंग रहा है। तीसरे क्वेश्चन की अगर हम मूव करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको आर्टिकल राइटिंग या एसे राइटिंग लिखने के लिए लीगल पर्सपेक्टिव में आपको कुछ टॉपिक दिए जा रहे हैं। इसके साथ आपको इलेक्टोरल बॉन्ड, स्टे डिसाइसिस, रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इनमें आपको कुछ ना कुछ दो नंबर के मार्क्स के ये पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जिनमें आपको कुछ ना कुछ अपने आंसरिंग करनी है। मेरे ख्याल में ये इजी क्वेश्चंस हैं, पर इसमें भी आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा वो हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको लिखना सिर्फ 2 मार्क्स के लिए, तो आप उसको कितने लेंथ में लिख रहे हो और कितना समराइज फॉर्म में आप पूरा अपना इफेक्ट बता रहे हो, वो आपकी एक क्वालिटी होनी चाहिए। एग्जैक्टली। अगर हम थोड़ा सा प्रेसी राइटिंग तो खैर ठीक है, सबके लिए कहीं ना कहीं एक इजी गोइंग वे मिल जाता है अगर हम ठीक तरीके से पढ़ करके उसको 1/3 फॉर्म में समराइज कर सकें या प्रेसी कर सकें, उसका संक्षिप्तकरण कर सकें। ट्रांसलेशन सेक्शन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेशन सेक्शन इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश, स्पेशली अगर हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखें तो उसमें एक स्पेसिफिक पैरा है और पैरा अपने आप में दिखने में छोटा प्रतीत हो रहा है, लेकिन उसका जो जिस्ट है, उसके जो शब्द हैं वो अपने आप में काफी भारी भरकम है। मतलब इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को अगर आप पढ़ें और देखें तो देखिए कि 30 नंबर में पूछा जा रहा है एक ही पैराग्राफ। तो कहीं ना कहीं ये हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन अपने आप में थोड़ा सा एक डिफिकल्ट सिचुएशन है। बिल्कुल, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी पे गए हैं वो देखने के लिए। जी।
आगे चल करके आपको कुछ इसमें ऐसी राइटिंग के टॉपिक्स मिल रहे हैं जिसमें 3 टॉपिक आपको दिए गए हैं, जिसमें से किसी एक टॉपिक पर आपको लिखना है। और आप देख लीजिए, आप अपने क्वेश्चन पेपर में, अगर आपके पास हो और नहीं हो तो आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम क्वेश्चन पेपर की PDF अपलोड करवा देंगे। सो रेलेवेंस ऑफ ग्रामर इन एज ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन, द थ्रेट ऑफ फेक न्यूज एंड फेक वीडियोज इन डेमोक्रेसी। अब देखिए, ये तीनों पर्टिकुलर टॉपिक अपने आप में कहीं हमारे दैनिक जीवन में हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या उसे यूज कर रहे हैं। और हाँ जी बताइए। तो इसीलिए ये बोलते हैं कि इसका जो फर्स्ट पेपर होता है, इसके लिए आपको अलग से कोई तैयारी नहीं करनी है। आपको साथ साथ में हर डेली आपकी तैयारी होनी चाहिए कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, लीगल जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हो, अगर उसका आपका नॉलेज है तो ये प्रिपरेशन इस पेपर की आपकी साथ साथ हो सकती है। बिल्कुल सही। तो ओवरऑल जीके और लैंग्वेज सेक्शन में जो क्वेश्चन पेपर DGS मेंस में पूछा गया है, इसका अगर एक सार तत्व देखा जाए बच्चों, तो हमें कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई कर लेनी चाहिए। पहली चीज़ कि आपको अपने लीगल एस्पेक्ट को या लीगल जीके पोर्शन को, जो पिछले 6 महीने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और कोशिश ये होनी चाहिए कि एटलीस्ट 1 ईयर या 1 वर्ष तक का लीगल जीके आपको ठीक से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। चाहे आप स्टेट स्पेसिफिक तैयार कर रहे हो सर, और चाहे आप नेशन वाइज प्रिपेयर कर रहे हो, आपको उस पे अपने लीगल जीके के स्पेसिफिक जो नोट्स हैं वो भी प्रिपेयर करना चाहिए, और डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये हैबिट आपको दूसरे स्टेट्स के भी एग्जामिनेशन में हेल्प करेगी, क्योंकि वहाँ पे भी आपको आंसर लिखना है। तो अगर ये आप एडिशनल फैक्ट देते हो तो आप एक अपना पॉइंट एच बनाते हो उसमें लिए। यस। तो लीगल जीके इज इम्पोर्टेंट। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बच्चों को या जुडिशियल एस्पिरेंट्स के तरफ इनका जो न्यूज़ पढ़ने की हैबिट है या लीगल फैक्टर्स को थोड़ा सा अपडेट करने की हैबिट है, वो कम है। उस पर हम कहीं ना कहीं कमजोर हैं, हमें उस पर काम करना चाहिए अगर हम वास्तविकता में इस जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन को एक राइट टाइम या रीजनेबल टाइम में क्वालिफाई करना चाहते हैं। फिर आप किसी भी स्टेट की तैयारी करें, मैं बात बार कह रहा हूँ, उस पर थोड़ा सा गौर करिएगा। इसके अलावा अगर हम लैंग्वेज सेक्शन में बात करें सर, जैसा कि आप भी अभी अपने एनालिसिस से बता रहे थे कि ऐसे राइटिंग जो पूछा जा रहा है, ये प्रायरली 2 टॉपिक्स में पूछा जाता था, अभी केवल 1 टॉपिक में पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं इसका समय, इसका टाइम भी इन्हें प्राप्त हुआ है, जो इन्हें इन दूसरे क्वेश्चन को आंसर करने में अप्लाई करने में, क्योंकि यही जैसे टाइम मैनेजमेंट करने के लिए उन्होंने एक क्वेश्चन तो कम करा है, पर उसके साथ साथ दूसरी जगह आपको बता दिया है कि हाँ, वो ट्रू फॉल्स की जगह आपको जस्टिफिकेशन दे देना है। तो वही ये सब पेपर पैटर्न चेंज हुआ है थोड़ा सा। यस। So this was the question paper of GK and language section in the Delhi Judiciary Mains. Right now we are going to move in another question paper that was Civil Law 1. Civil Law 1 में अनुरोध सर आप प्लीज बताइए कि इसके अंतर्गत क्या। बिल्कुल, सिविल लॉ पेपर 1 जो होता है वो मेजरली जो सारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, जो लोकल लॉज होते हैं दिल्ली के, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला, काउंसिल वाला, फिर रेंट कंट्रोल एक्ट हो गया, सोगा हो गया, ये सारे मेजरली इनमें डील करता है। तो अब इनका जो पैटर्न होता था पहले जो DGS का, वो जो मेजर सब्जेक्ट्स रहते थे, जो सारे ऑल ऑफ द इंडिया में हम देखते थे, उन पे ज़्यादा टारगेट करते थे। और अब इन्होंने क्या करा कि जो मेजर जो लोकल्स लॉ हो गए, जो वहाँ पे दिल्ली में स्पेसिफिक है, रेंट कंट्रोल हो गया, जो म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन या काउंसिल एक्ट हो गया, उनको मेजरली टारगेट कर रहे हैं, और उनसे बेसिक जो मेजर पोर्शन ऑफ द पेपर था सारा उनसे ही था। तो एज पर अनुरोध सर, जैसा कि उन्होंने देखा भी है इस क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा और थॉरली, और मैं इसे प्राइमर वैसे जितना देख पा रहा हूँ उसके अंतर्गत हमें ये प्रतीत हो रहा है कि इस क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत म्यूनिसिपल लॉ या लोकल लॉज के अंतर्गत क्वेश्चंस की भरमार हो गई। हाँ बिल्कुल, लगभग कहना चाहिए कि 45 to 55 के आसपास मार्क्स के क्वेश्चन आपको लोकल लॉज से पूछ लिए गए। और जैसा कि सर ने कहा कि पहले इनकी प्रोबेबिलिटी लगभग कम हुआ करती थी, इनको वेटेज उतना नहीं मिलता था जितना कि मेजर सब्जेक्ट्स को मिल रहा था। पर अब इस बार से देखें तो हम ये नहीं बोल सकते कि आप कोई सा भी सब्जेक्ट आप उसको बोलोगे कि ये कम है। जैसे अगर आपने MP का प्री देखते हैं, उसमें स्पेसिफिकली बता देते कि कितने मार्क्स का है, पर यहाँ पे ऐसा सेग्रीगेशन नहीं है। तो आप ये नहीं कर सकते कि मेजर लॉ है तो हम इसका ज्यादा वेटेज होगा और कम होगा माइनर लॉज का। मीन्स इट इज अनदर फैक्टर। मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहूँगा। लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक छत्तीसगढ़ सिविल जज एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अगर आपने अटेम्प्ट किया हो या आपने उसका क्वेश्चन पेपर देखा हो, छत्तीसगढ़ क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न रहा करता था कि मेजर पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन 80-20 रेशियो समथिंग, और माइनर लॉज से कम क्वेश्चन आते थे। लेकिन इमीडिएटली, क्योंकि वहां पर भी सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चन आना उसका कोई सेग्रीगेशन तो है नहीं सर, तो वहां पर इमीडिएटली उन्होंने माइनर लॉ से ज्यादा क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिए और मेजर लॉ से इवन CPC से कुछ क्वेश्चन भी नहीं है।
अब ये जो पैटर्न इमीडिएटली बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में देखता है, तो वहां पर वो एक सरप्राइज और शॉकिंग एलिमेंट हो जाता है किसी के लिए। तो इन दैट केस ये एग्जिस्ट अप्रोच हमारी होनी चाहिए कि अब आने वाले जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमें हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देते हुए अप्लाई करना चाहिए, स्पेशली जहाँ पर ऐसा कोई सेग्रीगेशन ऑफ मार्क्स सब्जेक्ट का एलोकेशन नहीं है कि उनमें से कितने क्वेश्चन पूछे। सही है, और हमारी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि कंप्लीट सारे सब्जेक्ट हमको आने चाहिए, वो हमारे ऊपर हमारे उसमें नहीं है कि वहाँ पे क्या आएगा। तो हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट होनी चाहिए हर सब्जेक्ट के लिए। एग्जैक्टली So this was the kind of paper as to civil law 1 in DGS. सिविल लॉ पेपर इसमें 1 में इन्होंने पैटर्न भी चेंज किया जो पिछली बार से, हाँ, कि कंपलसरी सारे कर दिए हैं क्वेश्चंस। 1 to लेके 15 तक सारे क्वेश्चंस कंपलसरी कर दिए, कोई ऑप्शन नहीं दिया है कि आपको 4 पार्ट 1, 2 या 3 करा है उसमें से 4 क्वेश्चन में से 3 करना है, सारे कंपलसरी करे हैं। तो ये भी एक पैटर्न चेंज हमें दिखता है इसमें सिविल लॉ 1 में, लेंदी है। बिल्कुल कि हमें इन क्वेश्चन का आंसर करने में एक हाँ, क्योंकि अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स ने माइनर लॉज पढ़े नहीं होंगे, अब वहाँ जाके आप पहली बार अगर बेयर एक्ट खोल के देखोगे तो प्रोविजन ढूंढने में भी आपको टाइम लगेगा। एग्जैक्टली। तो दिस वाज द सिचुएशन बच्चों, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि इस बार ऑप्शन बेस्ड जो क्वेश्चंस की स्थिति थी वो भी नहीं है, मतलब आपको मैंडेटरी तौर पर सारे क्वेश्चन बिल्कुल ये वापस से रिवर्ट हो गए हैं जो पहले का पैटर्न होता था 2018 या 19 का हम देखें तो वहाँ पे भी कंपलसरी होते थे सारे क्वेश्चंस। जो पिछले साल का था 2022 वाला, उन्होंने उसमें सिविल लॉ 1 में भी, सिविल लॉ 2 और क्रिमिनल में सब में ऑप्शंस दिए थे, पर इस बार उन्होंने सिविल लॉ 1 में ऐसा नहीं किया। Now we are going to see another question paper of civil law 1. Anything else that you want to say? नहीं सर। Civil law 2. Civil law 2 के अंतर्गत हम थोड़ा सा देखते हैं। Civil law 2 का जो question paper है, it is combination of both I think. हाँ। यानी आपके application based question जो DGS का एक specific pattern है, और उसके साथ साथ बेयर एक्ट पर आधारित भी प्रश्न इन्होंने पूछे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी इन्होंने पूछे हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर यानी सिविल लॉ 2 का क्वेश्चन पेपर, जैसा कि अभी अनुसर से परिचर्चा के दौरान भी ये बात आई कि सर ये जो क्वेश्चन पेपर है ये बेसिकली दिल्ली का स्पेसिफिक पैटर्न कहा जा सकता है कि इन्होंने दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन में से स्पेसिफाई किया है, तो ये एक उस पैटर्न में कहा जा सकता है जैसा कि डीजीएस का वास्तविक पैटर्न रहा। हाँ, बिल्कुल। तो सिविल लॉ 2 का पेपर भी आई थिंक एक स्टैंडर्ड पेपर था कि हाँ कि इस तरह से डीजीएस का पेपर होता है। यस। Anything else that you want to say, Anusar? अब इसमें भी अगर आपको देखो तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो केस लॉज, यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं क्वेश्चंस में कि आपको अपना जो आंसर है जस्टिफाई करना है केस लॉज से, तो वो भी एक वेटेज रखता है। तो आप ये नहीं कर सकते कि केस लॉज याद नहीं है, तो याद करना यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है केस लॉज भी। और बहुत सारे बच्चों को शायद जानकारी ना हो और शायद हो भी कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनके स्टेट जुडिशरी के मेंस एग्जामिनेशन में वो बच्चों को बेयर एक्ट अवेलेबल कराते हैं, जैसे कि हरियाणा है और हाँ, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, आई थिंक हिमाचल प्रदेश इज आल्सो वन ऑफ। अच्छा, बट मुझे भी श्योरिटी नहीं है, थोड़ा सा इसे क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा। अदरवाइज दिल्ली की हरियाणा बोथ स्टेट्स आर प्रोवाइडिंग द बेयर एक्ट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग द मेंस एग्जामिनेशन। Now we are going to move in the last question paper, that is criminal law. क्रिमिनल लॉ का क्वेश्चन पेपर देखने के बाद बच्चों को थोड़ा राहत महसूस हुई होगी, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। हालांकि ये क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा पर हाथों के लिए राहत नहीं मिली होगी। तो इस क्वेश्चन पेपर में भी एक लेंदी फॉर्मेट दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अच्छा चूंकि बेयर एक्ट अवेल कराए जाते हैं तो यहाँ पर दोनों चीजें टेस्ट हो गई आपकी। अगर देखा जाए कि आपका जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को लिखने का तरीका है या ऐसे बेयर एक्ट के में डायरेक्टली पूछे गए प्रश्न का पूछने का जो तरीका, उसका आंसर करने का जो तरीका है, ये सारी चीजें आपकी इस क्वेश्चन पेपर में टेस्ट हो रही है। वही कि अगर देखें तो इसमें कि अगर आपको लिख तो दिया पर प्रोविजन आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको बेयर एक्ट में ये फाइंड आउट करना है और कितना लिखना है। हाँ, कितना लिखना है, क्योंकि मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको लिखना रहता है। एक टॉपिक तो जो सेक्शन अगर है उसके ऊपर तो वो तो हो सकता है बहुत लेंदी हो, पर उसको आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपको इसको कैसे पूरे टारगेट के लिए कर सके। 10 नंबर के लिए अगर पूछा है तो उसको उतना क्रिस्प और टू द पॉइंट बनाए। अब जैसे एक क्वेश्चन है सर इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का बी, चैप्टर नंबर 15 ऑफ आईपीसी डीलिंग विद ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन। Under this chapter, section 295A providing for punishment for deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings of any class. हाँ,
अब ये जो क्वेश्चन है जिसमें मतलब लास्ट का जो जिस्ट है जो लिखना है आपको, एलुसिडेट एंड एक्सप्लेन द लीगल इफेक्ट ऑफ अ प्रोविजन। बिल्कुल। तो 295A आईपीसी के अंतर्गत प्रोविजन देखेंगे तो ये अपने आप में बहुत छोटा प्रोविजन है, 3 लाइन का आपको प्रोविजन दिखेगा सिर्फ वो। और उस छोटे प्रोविजन अभी यहाँ पर पूछा गया है एलुसिडेट एंड एक्सप्लेन लीगल इफेक्ट। अब आपको इसका विधिक प्रभाव को सहजता के साथ एक्सप्लेन करना है। बिल्कुल। तो अब इसका लीगल इफेक्ट आप बिना केस लॉस की हेल्प के साथ कैसे लिख पाएंगे? तो इस पॉइंट पर भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे महेंद्र सिंह धोनी वाला जजमेंट था 2017 का, अमीश देवगन जो न्यूज़ एंकर थे उनके संदर्भ में एक पर्टिकुलर जजमेंट। तो ऐसे कुछ 2-3 जजमेंट्स हैं जिन जजमेंट्स की हेल्प के साथ आप इसको एलुसिडेट फॉर्म में एक्सप्लेन कर पाएंगे कि इसका विधिक प्रभाव क्या है। क्योंकि हम मेंस क्यों लिखते हैं, मेंस का लिखने का है कि हमको पासिंग नहीं होना है यहाँ पे, सिर्फ पास होने के लिए नहीं, कि हमको एक रैंक बनानी है। और वो कैसे बना सकते हैं हम, कि हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट अगर हम लिख सकते हैं किसी आंसर में, वो उससे। यस, तो द पेपर ऑफ क्रिमिनल लॉ it was quite lengthy and lengthy, हाँ। both। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो अपने आप में देखने में बहुत शॉर्ट दिखाई पड़ते हैं, हाँ। 10-10 नंबर में पूछते हाँ। हैं। और इसमें ये भी है कि कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछा इन्होंने इस बार क्रिमिनल लॉ में, कि आपको कि किसी का लाइबिलिटी देखनी है कि क्या हो रहा है, कोई गिल्ट साइड करनी है, वो कुछ भी नहीं है। इसमें से मुस्लिम लॉ के अंतर्गत भी कोई क्वेश्चन नहीं है, ना तो सिविल लॉ हाँ, के सिविल लॉ में, हाँ। क्रिमिनल लॉ में कहीं पर भी ये मुस्लिम लॉ से संबंधित कोई क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है बिल्कुल नहीं। तो एज अ जिस्ट अगर हम इस दिल्ली जुडिशरी सर्विसेज एग्जामिनेशन के मेंस फेज को देखें और इन टोटलिटी वे अहेड देखें, इन टोटलिटी हम हर आगे के प्रीलिम्स और मेंस फेज को थोड़ा सा एनालिसिस करके देखें, तो यकीन मानकर चलिए बच्चों कि अगर हम एक सही फॉर्मेट में और सही डायरेक्शन में अपनी मेहनत का स्तर रखेंगे तो हमारा सिलेक्शन होगा। अब ये सही फॉर्मेट और सही डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ये तो अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, लेकिन एक टोटलिटी में से अगर समराइज करते हुए देखा और समझा जाए तो हमें क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो हमें एक बेसिक गाइडेंस देते हैं, नो डाउट, लेकिन हमें बदलते हुए ट्रेंड के साथ, बदलते हुए तैयार रखना के साथ अपने आप को तैयार करना है। हम एक सेट पैटर्न में नहीं जा सकते। बिल्कुल। तो आपको माइनर चीजों को भी प्रिपेयर करना है, मेजर को तो आप कर ही रहे हैं, आपको लीगल जीके को भी स्ट्रॉन्ग करना है, आपको डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ने की हैबिट इंप्रूव करनी है, अपने प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाने की हैबिट इंप्रूव करनी है, और इसके साथ साथ जो अदर काइंड ऑफ लोकल लॉ सब्जेक्ट हैं या कुछ जगहों पर जैसे हिंदी और इंग्लिश, राजस्थान जैसे स्टेट्स में हिंदी और अंग्रेजी विषय भी पूछे जाते हैं, दिल्ली में प्रीलिम्स में पूछा जा रहा है, इवन मेंस में कुछ पोर्शन है। तो मध्य प्रदेश में हम देखें यहाँ पर इंग्लिश पूछी जाए, तो आपको हिंदी और इंग्लिश को भी बहुत लाइटली या बहुत लाइट वेट के साथ इसे नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। What else that you want to say answer to these? बस मैं यही बोलूंगा कि जैसे कि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो सारे सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज के साथ प्रिपरेशन करो और पूरे तरह से प्रिपेयर करो उसको। ये मत समझो कि मेजर लॉ है तो उसको ज्यादा देना है, क्योंकि अगर सिविल लॉ 1 में भी हम देखें तो अगर हम देखते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बहुत मेजर सब्जेक्ट मानते हैं उसको, पर उसमें सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स ही दे दिया उन्होंने। तो ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि क्या आएगा, तो हमें प्रिपेयर रहना है फॉर अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। हाँ, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि अब स्थिति इस रूप में भी चेंज हो रही है कि जो माइनर लॉज हैं, माइनर लॉज में भी केस लॉज के साथ इन्हें एक्सप्लेन करने के लिए आपसे पूछा जाता है, इवन प्रीलिम्स में उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको माइनर लॉज में मतलब कुछ स्टेट स्पेसिफिक जहां आप अपीयर कर रहे हैं उनके माइनर लॉज के भी कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस और केस लॉज को पढ़ लेना चाहिए, जहां पे उसका रिसोर्स आपको अवेलेबल हो। आजकल लगभग हर हाई कोर्ट के अंतर्गत एक उनकी लॉ जर्नल पब्लिश होती है जो ई पीडीएफ के तौर पर भी अवेलेबल रहती है। तो हाई कोर्ट के साथ हाई कोर्ट के भी देखो और सुप्रीम कोर्ट को भी देखो उनके साथ साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जैसे अपकमिंग टाइम में आप राजस्थान में अपीयर करने वाले हैं तो आपको हिंदी और इंग्लिश को लाइट वेट में नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना, आपको बहुत अच्छे से उसे प्रिपेयर करना चाहिए। जो भी उनके रेलेवेंट आपके पास रिसोर्सेज हों उन रिसोर्सेज से उनकी ठीक प्रिपरेशन होनी चाहिए, पीवाईक्यूज ठीक तरीके से सॉल्व होने चाहिए। कि जैसे पहले बोलते थे कि अगर राजस्थान का देना है तो सिर्फ आप बेयर एक्ट पढ़ के चले जाओ आपका हो जाएगा, तो अब हमको उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि बेयर एक्ट तो करना ही है, और उसके साथ साथ अगर हम कोई केस लॉज भी देख सकते हैं तो वो भी देखना बिल्कुल बहुत जरूरी हो गया है। जरूरी हो गया। और हर स्टेट के मेल्स के पैटर्न को भी देखिए जहां पर क्वेश्चन बेस्ड चीजें पूछी जाती हैं। जैसे छत्तीसगढ़ है वहां पर केवल जजमेंट राइटिंग और ट्रांसलेशन आता है, तो लॉ बेस्ड कोई क्वेश्चन वहां पर पूछा नहीं जाता। मध्य प्रदेश का रिसेंट में मेल्स एग्जामिनेशन अपडेट हुआ है, तो इसके क्वेश्चन पेपर को आप थोड़ा सा एनालिसिस करके देखिए। यहाँ पर भी एक सेट पैटर्न टूट चुका है। यहाँ पर भी आप ये नहीं कह सकते कि जैसा 2019 2021 के पहले के क्वेश्चन पेपर आते थे वैसा कुछ आ रहा है, क्योंकि 2019 के बाद की स्थितियां कुछ और है। तो अभी मेल्स एग्जामिनेशन में इट इज मिक्स्ड ऑफ ऑल। तो आपको कुछ इजी गोइंग या एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल है जैसा लोकल सब्जेक्ट, जहां पर लोकल लॉ का सब्जेक्ट जिसमें किसी प्रकार के केस लॉ संबंधी बातें अभी तक नहीं पूछी जाती थी, अब उन्हें केस लॉ के साथ एक्सप्लेन करने की बातें भी आ रही हैं।
तो आपको हर तौर तरीके से, हर तौर पर इसे अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, चाहे वो केस लॉ का मेथड हो, चाहे वो आपका अदरवाइज हिंदी इंग्लिश जैसे विषय हो या कंप्यूटर जैसा विषय हो, उन सबको आपको इक्वल वेटेज के साथ पढ़ना चाहिए। इस रूप में नहीं कि हमें आता ही नहीं आता। बिल्कुल, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन अगर होलिस्टिक होगी तो आपको कोई भी आंसर सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। So this is all, dear students, that we were here to discuss. मेरा ख्याल है कि मेंस एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा कम जानकारी हमें अपने YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी मिल पाती है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि मेंस फेज के अंतर्गत होने वाले इस प्रकार के एग्जामिनेशन के बारे में चर्चा के साथ आप तक सारी बातें संप्रेषित करें। तो दिस वाज अबाउट दिल्ली जुडिशरी एग्जामिनेशन मेंस फेज। हम लोग आगे की बातें भी करेंगे अपने आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए। आरजेएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बारे में भी जो कुछ भी फर्दर अपडेट होगी वो आपको प्रोवाइड की जाएगी, और उसके संदर्भ में आपकी प्रिपरेशन पर हम कैसे सहायक हो सकते हैं इसके बारे में आपके कमेंट्स हमें मिलते रहें। ये हमें एक अच्छी शक्ति देता है आपके लिए सही तौर पर कार्य करने के लिए। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल। थैंक यू सो मच। Thank you so much and best of luck for your appearing exams.